हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड्स चैप्टर कर रहे थे। आज की क्लास में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हो सकता है हम जिस ऑर्डर में टॉपिक्स को कर रहे हों और आपकी बुक में जिस ऑर्डर में टॉपिक दिए हुए हैं वो अलग अलग हों। हो सकता है जो आपकी बुक में जो टॉपिक बाद में दिया है उसको हम पहले कर रहे हों और जो पहले दिया है उसको बाद में करें। मैं आपको जो टॉपिक जिस ऑर्डर में करवा रहा हूँ वो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आप ये श्योर रहिए कि आपका 100% सिलेबस जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तब तक कवर हो जाएगा। इस चैप्टर का आपकी बुक में जितना सिलेबस इस चैप्टर का दिया हुआ है, हमारे वीडियो लेक्चर्स में वो पूरा सिलेबस कवर होगा। तो ये मत सोचना कोई टॉपिक आगे पीछे हो गया तो छूट भी जाएगा। कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। 100% आपका इस चैप्टर का सिलेबस वीडियो लेक्चर्स में कवर होगा। बस ऑर्डर मैंने इस वजह से डिसाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो चलिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। आपने लास्ट क्लास में एक रिजल्ट डिराइव किया था P इक्वल टू एच रो जी। P इक्वल टू एच रो जी। तो P क्या था? प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h और रो था उसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो उससे आपको ये पता चलता है कि जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पर। अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना है कंटेनर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो कंटेनर का शेप है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लिखते हैं यहां पर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है? प्रेशर exerted by a liquid column depends only on height of liquid column. Pressure exerted by a liquid column depends only on height of liquid column and not on the shape of containing vessel। जिस वेसल में लिक्विड कंटेन किया हुआ है, लिक्विड है आपके पास, उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए आपके पास ये 3 शेप हैं और तीसरी शेप ये है। तीनों में इस लेवल तक लिक्विड है, ओके। और आप डेप्थ h पर अगर इन तीनों पॉइंट A, B, C पर तीनों में लिक्विड सेम है, डेंसिटी सेम है, पॉइंट A, B, C पर प्रेशर निकालेंगे। अगर यहां तक लिक्विड फिल किया हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, तो पॉइंट A पर, B पर और C पर प्रेशर सेम होगा, इक्वल टू एच रो जी। बेशक अमाउंट ऑफ लिक्विड तीनों कंटेनर में अलग अलग हो। तो ये है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मर्करी बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर, ओके। तो स्टूडेंट्स, मर्करी बैरोमीटर में क्या है? आपके पास एक ट्यूब होगी अबाउट 1 मीटर हाइट की, उसमें आप मर्करी फिल करेंगे
और उसको उल्टा करके एक मरकरी कंटेनर में ही रख देंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब filled with mercury. It consists of a long tube filled with mercury. It consists of a long tube filled with mercury. एंड फिर क्या करते हैं, उस मरकरी ट्यूब को हम एक मरकरी कंटेनर में ही इन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन इन्वर्टेड इन ए कंटेनर ऑफ मरकरी, एंड देन इन्वर्टेड इन ए कंटेनर ऑफ मरकरी। तो आपके पास ये एक मर्क्यूरी कंटेनर है, मान लीजिए इस लेवल तक इसमें मर्क्यूरी है। ये क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg। इसमें उल्टा करके वो मर्क्यूरी की जो आपने ट्यूब फिल की हुई थी वो रख दी, तो यू विल फाइंड के 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी फिल होता है। यहाँ ये जो हाइट है ये 76 सेंटीमीटर है, यहाँ तक मर्क्यूरी रह जाता है, ऊपर खाली हो जाती है ट्यूब। ओके, मर्क्यूरी लेवल इन द ट्यूब फॉल्स टू 76 सेंटीमीटर आफ्टर इन्वर्टिंग। मर्क्यूरी लेवल इन द ट्यूब falls to 76 centimeter after inverting। तो आपके पास एक ट्यूब है पूरी भरी हुई है मरकरी की, उल्टा करके उसको ऐसे मरकरी कंटेनर में रख दिया, तो यहाँ तक उसमें मरकरी, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ वैक्यूम होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, वैक्यूम होगा यहाँ पर इस पार्ट में। तो यहाँ पर अगर वैक्यूम होगा या प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा एक तरह से। ओके, अब मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर सरफेस पर B, और एक इसके सेम लेवल पर यहां पॉइंट C। B और C सेम लेवल पर है, तो प्रेशर एट B एंड C सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि B के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है एंड तक, और जहां एटमॉस्फेयर एंड होता है उसके बाद क्या होता है, वैक्यूम। तो यानी B के ऊपर प्रेशर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और C के ऊपर यहां तक तो मरकरी की वजह से लग रहा है, इतना मरकरी की वजह से, और ऊपर वैक्यूम है अगेन। जैसे एटमॉस्फेयर के बाद वैक्यूम है, यहां भी इतनी हाइट ऑफ मरकरी के बाद वैक्यूम है। तो क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां भी ये इतने मरकरी की वजह से जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाद भी वैक्यूम आता है और इतने मरकरी के बाद ट्यूब में भी वैक्यूम आ रहा है। तो यानी प्रेशर एट पॉइंट B एंड C विल बी सेम। यहां लिख देंगे हम, प्रेशर एट पॉइंट B एंड C विल बी सेम। ओके, अगेन मैं फिर से बताता हूं क्यों सेम होंगे। B के ऊपर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के ऊपर वैक्यूम होता है, तो B पर यानी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर की वजह से होगा, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। C पर क्या है, प्रेशर इतने लेवल ऑफ मरकरी की वजह से है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी की वजह से है, और उसके ऊपर क्या है, वैक्यूम। तो यानी ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाद ही वैक्यूम है और इतने मरकरी के बाद भी वैक्यूम है आपके पास, तो इसलिए दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रेशर एट B क्या है आपका, PA। PA इज
atmospheric pressure. PA is atmospheric pressure. एटमोस्फेरिक प्रेशर। सी पे प्रेशर क्या होगा? ये होगा प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, यानी एच रो जी। एच क्या है? 76 सेंटीमीटर, यानी 0.76 मीटर। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मरकरी। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 टाइम्स ऑफ वाटर। 13.6 टाइम्स ऑफ वाटर, तो 13.6 और वाटर का 10⁻³ होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और एंड PB इक्वल टू PC। PB PA के इक्वल है, PC H रो G के इक्वल है और PB इक्वल टू PC है। तो PB को मैं PA लिख देता हूं और PC को मैं एच रो जी लिख देता हूं। क्यों हमने लिखा है यहाँ प्रेशर एट पॉइंट बी एंड सी विल बी सेम, इसलिए पी बी इक्वल टू पी सी। तो पी ए इक्वल टू एच की वैल्यू है 0.76, रो की वैल्यू है 13.6 इंटू 10⁻³ और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 ATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखते हैं ATM। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, तो ये था मरकरी बैरोमीटर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन भी करेंगे। अब हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो इसके लिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? इट इज प्रेशर एट ए पॉइंट इक्वल टू वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, atmospheric pressure at a point is equal to weight of a column of air, weight of a column of air of unit cross section area of unit cross section area extending from that point to the top of atmosphere, extending from that point to the
टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, क्या मतलब है इसका कि मान लीजिए इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो क्या करना है, एक कॉलम ऑफ एयर लेना है इस तरह से, जिसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या होना चाहिए 1, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, एरिया 1 ले लिया, फोर्स क्या होगा, ये जो एयर कॉलम है कहां से, इस पॉइंट से लेके टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर तक, इसमें जितना भी एयर होगा उसका वेट होगा फोर्स। क्या लिखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर। ये कॉलम ऑफ एयर है जिसका यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें जितनी भी एयर आ गई यानी जहां एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है वहां तक, उस एयर का जो वेट होगा वो फोर्स होगा। और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ए की वैल्यू 1 ले लो तो जो आएगा वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, इस पॉइंट से शुरू होकर टू दी टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर तक, जहां एटमॉस्फेयर खत्म होता है वहां तक आपको ये एयर कॉलम लेना है ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी। दूसरा आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसके तरीके से भी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कॉलम ऑफ मर्करी ऑफ हाइट 76 सेंटीमीटर। ओके, यहां लिख दो, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। 1 atmospheric pressure is the pressure exerted by a column of 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल ये Hg होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसी से हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे PA इक्वल टू H रो G। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, तो हम डेंसिटी किसकी लेंगे, एयर की लेंगे। P एटमॉस्फेरिक इक्वल टू H रो G। जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो होता है 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये है एवरेज डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर और एयर, एवरेज डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, एवरेज AVG, एवरेज डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। ये इतना डेंसिटी होता है एटमॉस्फेयर का, एवरेज जो होता है। तो यहां से H क्या हो जाएगा, PA डिवाइड बाय रो G। PA क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू है ये रही 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय रो 1.29 इंटू 9.8। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाता है अराउंड 8 किलोमीटर। ये आपका सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर आता है। यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर होनी चाहिए सिर्फ 8 किलोमीटर तक, लेकिन एक्चुअल में तो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है
क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं h बढ़ता जाता है तो ये डेंसिटी ऑफ एयर भी कम होती जाती है और आप टेम्परेचर भी कम होता जाता है। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस और जो ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कम होता जाता है। क्यों? आपने पढ़ा था g प्राइम इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था g प्राइम इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये था डेप्थ के लिए और ये था g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ये हाइट के लिए था। तो डेप्थ और हाइट दोनों के साथ डिक्रीज होते जाती है ये। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आपकी डेंसिटी भी कम होती जाएगी और g की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो इस वजह से जो एक्चुअल हाइट है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक है। तो हम यहाँ लिख देंगे in actual practice both g and density of air या density of atmosphere दोनों का एक ही मतलब है इसमें। in actual practice both g and rho, g acceleration due to gravity, rho density of air, decreases with height, decreases with height. So they are not constant. So h is up to more than 100 kilometer. That's why h is more than 100 किलोमीटर। इसलिए एटमॉस्फेयर की हाइट 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपसे जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैलकुलेट हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, और फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल रिजल्ट, क्योंकि एक्चुअल में हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। तो आप फिर ये डेरिवेशन करेंगे और ये रीजन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या है? इसमें एक यू शेप ट्यूब होती है जिसमें मर्क्यूरी होता है। एक एंड उस ट्यूब का ओपन होता है और दूसरा उस कंटेनर के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है। जैसे ये आपका एक इस तरह से हो जाएगा ये, और इसके साथ अब जो भी कंटेनर है, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है जिसका प्रेशर है P, जिसका आप मेज़र करना चाहते हो, तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। इनिशियली मान लीजिए इस लेवल तक मर्क्यूरी है, इसमें क्या है? मर्क्यूरी है। फिर जैसे ही कनेक्ट करने से पहले इस लेवल तक मर्क्यूरी है, जैसे ही आप ये कंटेनर कनेक्ट करेंगे जिसका प्रेशर P है, तो ये क्या करेगा? ये इस मर्क्यूरी को इधर से नीचे पुश करेगा। अगर इधर से नीचे पुश होगा तो इधर से ऊपर जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर इसने पुश कर दिया इस पॉइंट तक, ये लेवल आ गया मर्क्यूरी का नीचे, तो इधर ऊपर जाएगा ये इस तरह से। कितना? जितना इधर नीचे गया है इतना ही इधर ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ तक चला गया,
तो डिफरेंस इन हाइट क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये होगा डिफरेंस इन हाइट ऑफ मर्करी लेवल ऑन टू साइड्स ऑफ द ट्यूब। अब यहां पर इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं और सेम इसी के लेवल पर इधर पॉइंट बी ले लेता हूं मैं, यहां पॉइंट ए और सेम इसी के लेवल पर पॉइंट बी। तो पॉइंट ए कहां पर है, जहां तक मर्करी लेवल पुश होने के बाद नीचे आया वहां तक है, तो यानी पॉइंट ए पे प्रेशर क्या होगा, पी के इक्वल होगा। ओके, तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए यू शेप ट्यूब फिल्ड विथ मर्करी, इट consist of a U-shaped tube filled with mercury. Okay. One end of tube is open, one end of tube is open while the other end is connected to container, while the other end is connected to container whose pressure is to be measured, whose pressure is to be measured. Okay. तो हम मान लेते हैं रो है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। वेल, पॉइंट ए और बी सेम लेवल पर हैं, तो इनमें जो प्रेशर होगा पॉइंट बी और ए पर सेम होना चाहिए, पी ए इक्वल टू पी बी। बट पी ए किसके इक्वल है, ए पर प्रेशर वही होगा जो इस कंटेनर में है, कंटेनर में पी है तो यानी पी ए इक्वल टू पी। बी पर प्रेशर क्या होगा, बी पर एक तो ये जो हाइट h है, इतने लेवल में जो मरकरी है उसकी वजह से प्रेशर होगा, वो हो जाएगा h रो जी। h ये है रो डेंसिटी ऑफ मरकरी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके ऊपर क्या है फिर आगे एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा, तो उसकी वजह से भी प्रेशर होगा, वो होगा p एटमॉस्फेरिक, p a एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं ये वैल्यू रख देता हूं, p a इक्वल टू p, p b इक्वल टू एच रो जी प्लस पी ए। तो यहां से आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर P की ये वैल्यू आ गई, और P माइनस पी ए क्या था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये होता है गोज प्रेशर, ये है एच रो जी के इक्वल। ओके, यहां पर P क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर, मैं यहां लिख देता हूं P एब्सोल्यूट प्रेशर, और P माइनस पी ए गोज प्रेशर। P एब्सोल्यूट प्रेशर है, P माइनस पी ए गोज प्रेशर है। ओके, और A और B क्योंकि सेम लेवल पे है इसलिए पी ए इक्वल टू पी बी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर बैरोमीटर। हमने जो मरकरी बैरोमीटर पढ़ा था उसमें मटेरियल क्या लिया था, मरकरी, उसकी जगह अगर हम वाटर ले लें तो बैरोमीटर की हाइट उसमें 76 सेंटीमीटर आई थी, ट्यूब में जो लेवल ऑफ मरकरी आया था 76 सेंटीमीटर था, तो वाटर का लेवल कितना आएगा, हाइट कितनी आएगी ट्यूब के अंदर, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोर्ड को एक बार क्लीन कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है और नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं वाटर बैरोमीटर। वाटर
बैरोमीटर। आपने अभी पढ़ा था कि इस तरह से एक कंटेनर है, इसमें इस लेवल तक आपने मरकरी लिया था। अब आप वाटर ले लीजिए H2O, और इसी तरह से एक ट्यूब होगी। तो क्या होगा, इस ट्यूब में एक सर्टेन हाइट H तक वाटर राइज करेगा। यहां इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है। तो हमने कैलकुलेट किया था P एटमोस्फेरिक इक्वल टू H रो G। तो उसमें रो क्या था, डेंसिटी ऑफ मरकरी, H था 76 सेंटीमीटर। यहां पर अब हम सेम एक्सपेरिमेंट को पानी के साथ कर रहे हैं, वाटर के साथ कर रहे हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे H क्या आएगा, यानी हमारा साइज क्या होगा बैरोमीटर का। तो H इक्वल टू PA डिवाइड बाय रो G। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और P एटमोस्फेरिक, ये क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो की ये वैल्यू रख दो 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 9.8। तो ये H की वैल्यू आ जाती है अबाउट 10.3 मीटर। तो यानी अगर आप बैरोमीटर मरकरी की बजाय पानी से बनाते हैं तो जो हाइट आएगी लेवल की इसमें ट्यूब में, किसके लेवल की, वाटर के लेवल की, वो 10.3 मीटर आएगी। तो इस केस में आपका जो बैरोमीटर होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा साइज में। तो इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई ए बैरोमीटर इज प्रेफर्ड विद मरकरी नॉट विद वाटर। तो आप इसमें ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि देखिए अगर आप वाटर से बनाएंगे तो इतना बड़ा बनेगा, उसको लैब में रखना मेंटेन करना मुश्किल होगा, इसलिए मरकरी से बनाते हैं। तो ये एक टॉपिक था हमारा वाटर बैरोमीटर। अब मैं आपको 1-2 यूनिट और बता देता हूं प्रेशर की। आपने पढ़ा है पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल। तो एक और यूनिट है 1 टोर, TORR। ये होगा 1 mm यानी 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्या मतलब है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का, आपके पास जो P है H रो G, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी, H आप 1 मिलीमीटर लेंगे। H क्या लोगे, 1 मिलीमीटर। तो जो प्रेशर की वैल्यू आएगी H 1 मिलीमीटर, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी की वैल्यू G 9.8। तो जो प्रेशर की वैल्यू आएगी उसको 1 टोर प्रेशर कहते हैं। और ये होता है आपका 1 इक्वल टू 133.3 पास्कल, 133.3 पास्कल। और एक यूनिट होती है बार। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो ये 2 यूनिट और थी प्रेशर की। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्टूडेंट, अगर आपने कभी ध्यान से महसूस किया हो कि कुछ चीज़ें जो वैसे उठाने में आपको भारी लगती हैं, उसी चीज़ को आप पानी में ले जाओ तो आपको उठाने में वो आसान लगने लगती है। किसी भी लिक्विड में ले जाओगे तो फिर आपको उठाने में आसानी होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि लिक्विड उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब डूबी हुई, पार्शियली और कंप्लीटली, पूरी तरह से या आधी से ज़्यादा, आधी से कम, कुछ इस तरह से, इन ए फ्लूइड, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन ए फ्लूइड, इट लूजेज इट्स वेट, उसका वेट कम हो जाता है। और कितना कम होता है? इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी,
वो बॉडी ने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उस फ्लूइड के वेट के बराबर, उतना कम हो जाता है वेट, यानी उतना वेट कम फील करते हो आप एक्चुअल में, ठीक है। और दूसरी तरीके से कहें कि उतना फोर्स ऊपर की तरफ उस पर फ्लूइड लगा रहा होता है, इस वजह से आपको उतना कम फील होता है। तो अब हम प्रूव करेंगे कि हाँ फ्लूइड उतना वेट लगा रहा है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड, व्हेन ए बॉडी is immersed partially or completely in a fluid, it loses its weight, it loses its weight कितना, equal to weight of liquid displaced by the body, इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब हम प्रूफ करेंगे इसका। मान लीजिए आपके पास ये एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट गैस में ये इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो हम फ्लूइड में लिक्विड की बात कर लेते हैं जिसमें ये इफेक्ट सिग्निफिकेंट होता है। तो मान लीजिए आपके पास ये एक कंटेनर है, इसमें इस लेवल तक आपने एक लिक्विड फिल किया हुआ है और उस लिक्विड की डेंसिटी है रो, और हम इसमें एक बॉडी मान लेते हैं इस लिक्विड में जिसका मास है m। ये एक बॉडी मान लीजिए सिलिंड्रिकल शेप टाइप कुछ ले लेते हैं, ये है कहाँ, इतने, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो डेप्थ है ये मान लीजिए L है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो ये हाइट है ये H है, ओके। तो स्टूडेंट्स इस एंड पर जो प्रेशर होगा मान लीजिए P1 है, और नीचे वाले एंड पर जो प्रेशर होगा वो P2 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ये मान लीजिए A है। तो फोर्स लगेगा इस पे, इस एंड पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, वो मान लो F1 है, इस एंड पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा लिक्विड की वजह से, वो F2 है। इस एंड पर लिक्विड की वजह से फोर्स इधर डाउनवर्ड F1 लगेगा, इस पर F2 ऊपर की तरफ लगेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, height h, immersed in a liquid of density rho at a depth L, immersed at a depth L और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो, ओके। तो P1 क्या होगा, प्रेशर होता है H रो जी, तो इस सरफेस पे H की वैल्यू क्या है, L है, तो L रो जी। और P2 इस सरफेस पर, ये वाला जो सरफेस है इस पर H की वैल्यू क्या है, L प्लस H, हाइट ये है, तो P2 इक्वल टू L प्लस H रो जी, ये प्रेशर इतना होगा। तो ये जो F1 है अपर फेस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, इस पर प्रेशर P1 है, एरिया A है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो A L रो जी। F2 है P2 इंटू A, तो ये हो जाएगा A L प्लस H रो जी, ये F2 हो गया। तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, नेट
अपवर्ड फोर्स इज क्या होगा, F2 माइनस F1 ए एल प्लस एच रो जी माइनस ए एल रो जी, तो ये आ जाएगा ए एच रो जी। ओके, ए एल रो जी में से ए एल रो जी माइनस हो जाएगा। अब ए एच रो जी किसके इक्वल है ये हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो A इंटू एच क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन H इसका हाइट है ये, तो ये होगा A इंटू एच होगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी है उतना ही उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है इस कंटेनर में, तो यानी A इंटू एच वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के भी इक्वल होगा और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी के इक्वल भी होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं A into H is equal to volume of body is equal to volume of liquid displaced by body। अब इस A इंटू एच वॉल्यूम को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूं, डेंसिटी रो किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूं तो मास भी किसका आएगा, लिक्विड का, क्योंकि A इंटू एच है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, उसको लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और इस मास को ए एच रो, ये क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, उसको अगर मैं जी से मल्टीप्लाई करूं तो मास इंटू जी, एम जी क्या होता है, वेट, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो यानी ये चीज क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल है। ओके, तो इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जब आप एग्जाम में लिखोगे ये, तो ये 3 लाइनें आपके लिए लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इसके बाद सीधा ये लिख सकते हो, आप लिखना चाहो ये लिख भी सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। आपकी अपनी नोटबुक में आपको ये लाइनें लिखनी है ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको पता चले ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसे है ये क्वांटिटी। ओके, तो यहां से आ गया F2 माइनस F1 क्या है, अपथ्रस्ट है, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो हम यहां लिख देंगे सो अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये आ गया आपका, तो यानी लिक्विड इतना फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, इतना फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, इसलिए आपको आसाने में उठाने में बॉडी को, जब लिक्विड के अंदर है बॉडी, उसको उठाने में आसानी होती है। तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इट सेज कि जब भी कोई बॉडी है वो किसी लिक्विड में है तो उसको उठाने में आसानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इतना वेट ऊपर की तरफ लिक्विड खुद लगाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ फ्लोटेशन। लॉज ऑफ फ्लोटेशन, लॉज
ऑफ फ्लोटेशन। ओके, जब भी कोई बॉडी एक लिक्विड के अंदर है, मान लीजिए ये बॉडी है, तो इस पर ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट लगेगा T, नीचे की तरफ वेट mg लगेगा, W लिख देता हूं मैं इक्वल टू, तो W है वेट ऑफ बॉडी, वो क्या होगा, डाउनवर्ड, और T है अप थ्रस्ट, किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से, और ये क्या है, अपवर्ड होता है। अब थ्रस्ट ऑन बॉडी ये अपवर्ड है। अब अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, अगर W ग्रेटर देन T है तो क्या होगा, ये बॉडी नीचे चली जाएगी, डूब जाएगी लिक्विड में, है ना। इफ W ग्रेटर देन T, W ग्रेटर देन T, तो क्या होगा, बॉडी विल सिंक, डूब जाएगी। दूसरा, अगर W T के इक्वल है, अगर इक्वल है तो क्या होगा, तो बॉडी लिक्विड के अंदर होगी और इक्विलिब्रियम में होगी, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इनसाइड द लिक्विड, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, EQM, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम इनसाइड द लिक्विड। और तीसरा केस है W लेस देन T, वेट है लेस देन अप थ्रस्ट है, तो बॉडी पार्शियली इमर्स्ड होगी इन द लिक्विड, बॉडी विल बी partially immersed in the liquid, such that weight of body will be equal to, such that weight of body will be equal to weight of liquid displaced by immersed portion of body, equal to weight of liquid displaced by immersed portion of body, immersed portion ऑफ बॉडी। तो क्या मतलब है इसका, कि जो वेट ऑफ बॉडी होगा वो होगा इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पोर्शन, यानी जितना लिक्विड के अंदर है बॉडी का पोर्शन, उसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, उसने डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल बॉडी का वेट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लॉज ऑफ फ्लोटेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आज हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे पहले, और उसके बाद इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा है सिलेबस में, इसका सिलेबस ये चैप्टर में जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे वो थोड़े ज़्यादा लगेंगे, तो पेशेंस रखिए। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा बस लंबा है चैप्टर। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।